No, No, sir. You have to draw this diagram, right? चलो, डायग्राम बना लिया है क्या सभी ने? नो सर। 1 मिनट है तुम्हारे पास। अल्फा सोर्स, पीबी मींस लेड प्लेट, ZnS प्लेट, ये पूरा कवरिंग जो है ZnS फॉस्फोरेसेंस मटेरियल की है, एंड वेरी थिन गोल्ड फॉइल। वेरी लिख दिया मैंने, थिन नहीं लिखा, वेरी थिन गोल्ड फॉइल। सर वो जो ZnS प्लेट को सर्कल बना है उसे पूरे कवर करना है। बीच में इतना जगह छोड़ी गई है। तो पीआर फॉइल है, पीआर प्लेट भी पीआर डन सर। यस सर। Yeah, just a minute. सर पीआर प्लेट है। 1 मिनट बता रहा हूं। देखो, पीबी स्टैंड्स फॉर लेड। लेड का शॉर्ट नेम है, जिस आयरन का Fe होता है, लेड का पीबी होता है। ZnS जिंक सल्फाइड प्लेट और एनी phosphorescence material. The use of this phosphorescence material is when some particles which are invisible hit to this particle, hit to this phosphorescence material, it will glow at that particular point. ये वही phosphorescence material है जो कैथोड रेज में यूज किया था। वेरी थिन गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल का यूज ये है, वी वांट टू स्टडी एटम, वी वांट टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, सो हमें कुछ एटम लेने की रिक्वायरमेंट आएगी। विदाउट टेकिंग एटम वी कांट स्टडी एटम, तो हमने कुछ एटम्स ले लिए गोल्ड के। अब क्वेश्चन आता है गोल्ड के ही क्यों लिए? गोल्ड के एटम इसलिए लिए, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे, उसमें सबसे हैवी एलिमेंट्स में से गोल्ड एक एलिमेंट था और जो सबसे ज्यादा स्टेबल भी था। क्लियर? तो कई सदियों से, कई हजारों करोड़ों लाखों साल, आई डोंट नो कितने सालों से, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो वेल नोन मेटल होता है। यू नो, सो गोल्ड को लिया गया यहाँ पे। नाउ द यूज ऑफ दिस अल्फा सोर्स इज टू जनरेट अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल. We want a narrow beam of alpha particle because this alpha particle, when going to strike on the metal surface, on the atom, on the gold atom, it will give certain properties, certain characteristics of atom. देखो, मैं एटम को देख नहीं सकता, क्लियर, बट मैं उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आई कैन प्रिडिक्ट सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट जरूर किया जा सकता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मेरे सामने एक बॉल है, मैं उस बॉल को नहीं देख सकता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्रिकेट बॉल ली, क्रिकेट बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, वो मेरे पास 1 सेकंड में वापस से बॉल से कोलाइड होकर दूसरे तक आ गया।
तो डेफिनेटली एक सेकंड में कितना ट्रेवल किया होगा उस बॉल ने डिस्टेंस? 15 मीटर। 25 मीटर। उधर जाने में 25 मीटर, वापस आने में, तो यहां से मैंने प्रेडिक्ट किया द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम हियर इज 25 मीटर। क्या मैंने 3 बॉल को थ्रो किया, 3 में से मेरे पास एक ही आई, 2 चले गई, मतलब बॉल में कुछ होल्स हो गए जिससे जो क्रिकेट बॉल है वो क्रॉस हो गई। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट एटम को स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश की गई, उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की गई। लास्ट जो मॉडल था जे थॉमसन मॉडल, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल, इफ यू थ्रो एनी पार्टिकल टुवर्ड्स द एटम, इट इज सॉलिड, इट इज ओपेक, इट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, उसको कभी कोई क्रॉस नहीं करेगा। तो चलो रदरफोर्ड ने सोचा ऐसा करके देख लेते हैं, जैसे थॉमसन ने बोला असली में कोई क्रॉस नहीं करेगा, क्या होगा। बट पहला ही जो ऑब्जर्वेशन था शॉकिंग था। यहां से जब उसने अल्फा पार्टिकल को पास किया, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आए, एक्सपेक्टेड तो ये था इस गोल्ड एटम से, गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक होके वापस से वो स्कैटर्ड हो जाने थे, बैकवर्ड आ जाने थे, बट मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्रॉसेस द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके चले गए। तो ये तो जे थॉमसन ने जो बोला उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम तो ओपेक होता है, उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका पहला ही ऑब्जर्वेशन लास्ट मॉडल को गलत प्रूफ कर देता है कि जे थॉमसन मॉडल वाज नॉट करेक्ट, ठीक है, उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। अब कुछ और ऑब्जर्वेशन लिए गए, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन, few of the alpha particle get deviated to their path at an angle less than 90 degree and some of them deviated at an angle more than 90 degree. Maximum 99% क्रॉस कर गए, कुछ 1% में से कुछ पार्ट 90 डिग्री से कंपेयर डेविएट हुए, कुछ 90 डिग्री से ज्यादा पे डेविएट हुए। एंड वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑब्जर्वेशन, if you throw almost 20,000 alpha particle, out of 20,000 one of the alpha particle get deviated back in this direction, clear, 180 से आ जाएगा। so mainly 4 observation, 99% crosses through the gold foil without any deviation, 1% में से 9.99% 2 और 3 में मिले, and very few 0.0001% they are getting in 4th observation 180 से deviate हो गए, clear। सो ये अल्फा पार्टिकल हम जो इसे जनरेट कर रहे हैं उसकी स्टडी करने में हेल्प कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है लिड प्लेट को बीच में क्यों लेकर आ गए, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लिड प्लेट। यहाँ पर कुछ अल्फा पार्टिकल जो एंगल से मूव करेंगे उन्हें ब्लॉक कर देगा, उन्हें क्रॉस नहीं होने देगा। क्यों हम ऐसा चाहते हैं, ताकि कोई भी अल्फा पार्टिकल एंगल से डेविएट होकर डायरेक्ट गोल्ड पॉइंट पे चला जाए, सॉरी डायरेक्ट जेडएनएस प्लेट पे ना जाए, हर पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में ही मूव करे, हमें दूसरा नहीं चाहिए, क्लियर। अब वो कैसे करता है, क्या प्रॉपर्टी, उतना डेप्थ में नहीं जाना, ऐसा होता है कि वो इसने ब्लॉक कर देता है, सिर्फ इसे अलाउ करता है जाने। चलो ऑब्जर्वेशन इज ओके टू एवरीवन? Yes sir. Yes sir. Observation simple, first one 99% deviate pass through it without any deviation. Second observation, very few of them deviated at an angle less than 90, more than 90, clear. And the rarest observation, one of the 20,000 deviated at an angle 180 degree. Yeah. Now, Sir. on the basis of observation, we need to conclude something. ये ले तो लिया observation, मैं इससे एटम को कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो पहला प्रेडिक्शन तो ये आएगा, यदि 99% अल्फा पार्टिकल इसको पास कर गए हैं, इसका मतलब बहुत सारा वॉल्यूम स्पेस इन एन एटम इज empty, it is not occupied। जो लास्ट मॉडल में कहा गया था सॉलिड है, now it is not solid, it is vacant, lot of space is vacant। is that okay? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब आते हैं हम सेकंड ऑब्जर्वेशन पर। सेकंड ऑब्जर्वेशन में कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे थे। अभी अल्फा पार्टिकल है क्या, they are positively charged, negatively charged और neutral, क्या है? Positively charged. Helium plus plus. Positively charged. Helium plus plus. क्या क्या Helium plus plus. जो एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रख दिया, the whole positive charge and the mass is placed at the center of the atom
और उसने फर्स्ट टाइम बताया दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल passes through world coil without any deviation, मैक्सिमम पास हो गए क्लियर, क्योंकि इसका जो साइज था न्यूक्लियस का जिसमें पॉजिटिव चार्ज है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एटम। कितना स्मॉल, इमेजिन करके बताता हूं मैं तुम्हें। एक क्रिकेट ग्राउंड पर सेंटर पर क्रिकेट बॉल है, वो न्यूक्लियस, और पूरा का पूरा क्रिकेट ग्राउंड एटम का साइज, इतना डिफरेंस। तो तुम सोच सकते हो यदि बाई चांस ऊपर से कोई भी पार्टिकल गिरता है तो कितनी कम प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उस बॉल के ऊपर गिरेगा, मैक्सिमम बॉल से काफी डिस्टेंस पे क्रॉस हो जाएगा। अब कुछ अल्फा पार्टिकल इसके थोड़ा क्लोज गए तो रिपल्शन के कारण डेविएट हो गए। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दिस वन इज सेकंड ऑब्जर्वेशन। यदि पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, रिपेल हो गए, और ज्यादा क्लोज गए, और ज्यादा क्लोज लेके आ जाते हैं हम। तो डेविएटेड एट एन एंगल मोर देन 90 डिग्री, ज्यादा क्लोज गए ज्यादा रिपल्शन। अब एग्जैक्टली उस लाइन में गए जिस लाइन को न्यूक्लियस ज्वाइन कर रहा है, तो वो किस एंगल से डेविएट होंगे? यदि एग्जैक्टली उसी लाइन 180 से डेविएट हो गए। सो ये जो चारों मतलब रिबॉन्ड हो गए ना वो। हाँ, so basically all these four observations can be explained on the basis of concept of pole positive charge in the mass is placed at the center or nucleus and the size of nucleus is very very small. इसलिए second, third, fourth observation बहुत कम मिल रहे थे। Yeah, yes. सर वो जो पीबी प्लेट है उसके मतलब उसके सेंटर में ऐसा होल किया था क्या जिससे जहाँ से वो अल्फा पार्टिकल जाए? प्रॉपर्टी है, होल समझ लो, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वो ऐसा करता है, इनको ब्लॉक करता है, इनको जाने देता है, खत्म। वो रेडियोएक्टिव मटेरियल का कुछ कुछ करने रहते हैं सर। और में बिल्कुल नहीं जाना है। तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है दिस इज अ अल्फा सोर्स, दिस इज जनरेटिंग नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, उससे नैरो बीम को पास करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स सर और मतलब दिस इज नॉट मेन कंसर्न, भूल जाओ उसको कि मैंने ड्रॉ भी किया है। मेन कंसर्न है यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन। सर और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन में वो रिपेल क्यों कर रहे हैं? पॉजिटिव अल्फा का चार्ज, पॉजिटिव न्यूक्लियस पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव। Yeah. Is that okay, Ojas? Yes sir. Yes sir. Aryan? Yes sir. Yes sir. ये अच्छा है, एक नाम लो, दो बच्चे हैं, मुझे 2 बार नहीं लेना पड़ेगा। ओके चलो, तो हमने कुछ, तुमने होप ये डायग्राम और ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया होगा। Yes sir. यस सर। सर 2 मिनट रुको ना। Even he also suggested radius is directly proportional to mass number to the power, इसके बजाय में इसका कुछ पॉइंट जो यहाँ से सजेस्ट किए गए। सर सुन रहा हूँ, बोलते जाओ। सर मैंने टेडेड का एक वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि एक न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी होगी कि अगर वर्ल्ड में हर एक आदमी के पास अगर ये कार होगी और अगर उन सारी दुनिया के सारे कार्स को लेके एक 1 इंच बाय 1 इंच के क्यूब में उसे स्टफ कर दी तो वो उसकी डेंसिटी होगी न्यूक्लियस की। ये ट्रू है क्या? हाँ, मैं मतलब तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ कि कितनी होगी। तो ये इतनी होगी उतनी होगी, ठीक है, मतलब ट्रू है। उसका जो वैल्यू होता है वो, ये फॉर्मूला है हमारे पास, हमें तो कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मास डेंसिटी। तो मैं तुम्हें मतलब वैसे इमेजिन करने के बजाय कैलकुलेशन करके बता देते हैं।
सर वो आर न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। Density of nucleus of all atoms almost same, constant. Same है मतलब same value है, constant value है सभी का. Radius of nucleus equal to r naught, which is constant mass number to the power 1/3, where r naught is varying from 1.1 to 1.5 Fermi FM. Femtometer पढ़ा है नहीं पढ़ा है FM? Yes, sir. So what is पढ़ा है। सर वो ए के ऊपर क्या है? किसके ऊपर क्या है? ए सर आर नॉट ए क्या है सर? Power 1/3 cube root of it. वो cube root है. सर Yes. सर वो a⁻1/3 है क्या? सर वो r नॉट के बाद a⁻1/3 है? हाँ नो हाँ. a to the power 1/3 है. चले भी आगे. यस सर। Yes. सर वो r नॉट को आपने क्या लिखा है? मुझे यहाँ पे लिखा नहीं है। वन तू क्या कर रहा है? कौन पूछ रहा है मुझसे क्वेश्चन? मैंने अभी 2 बार तो बताया इसके पहले जस्ट. किसका डाउट है? सर मेरा। अभी जस्ट तो बताया मैंने पूरा. R naught a to the power 1/3, R naught is 1.1 to 1.5 फर्मी. फिर ये भी बोला फर्मी पता है ना सबको. जब मैं बोल रहा हूँ तो Yes, सुनना sir. है ना सभी को, क्योंकि जब यदि तुम उस टाइम कुछ और लिख रहे कर रहे होगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा हूँ. जब तक मैं बोल रहा हूँ सुनो. मैं हमेशा लिखने का टाइम इनफ देता हूँ. चले हम आगे. यस सर। यस सर। सर यस. सर रुदरफोर्ड को कैसे पता चला कि वो सेंटर में न्यूक्लियस है? पता नहीं चला उसने पता कैसे चला? मतलब आते हैं हम उस पे भी आते हैं. रदरफोर्ड इंसान नहीं था, भगवान था. उसे सब पता था. सर उसको उसकी मतलब साइज कैसे पता चला? सब आते हैं. रदरफोर्ड ने एग्जैक्टली साइज नहीं बताया था, साइज बाद में आया था. रदरफोर्ड ने इतना जरूर बता दिया था साइज बहुत कम है. चलो ऑब्जर्वेशन. मोस्ट ऑफ द तीनों ऑब्जर्वेशन मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग. रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम. अब रदरफोर्ड्स ने अपना मॉडल सजेस्ट किया. The atom of an element consists of a small positively charged nucleus which is situated at the center of the atom and which carries almost the entire mass of the atom. Entire mass means protons plus neutrons. तो वहां पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों थे न्यूक्लियस पर. एटम पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज प्लस मास मतलब P प्लस N दोनों न्यूक्लियस पे प्रेजेंट थे. अब क्वेश्चन आता है ये कैसे पता चला कि प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी वहां प्रेजेंट हैं? क्लियर? चलो सुनना ना ये क्वेश्चन का आंसर कैसे पता चला. बहुत लॉजिकल वे में सोचा रदरफोर्ड ने. मतलब कोई भी सोच सकता है. रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने लॉजिकल वे में सोचा. जो ऑब्जर्वेशन भी है उसको लेकर उसने ये देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 99% इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं विदाउट एनी डेविएशन. तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह रख दो ताकि ये सारे इलेक्ट्रॉन. इफ आई एम पुटिंग दिस पॉजिटिव चार्ज एवरीवेयर, कहीं यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो पूरे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देंगे. यहाँ से पास होगा तो ऐसा, यहाँ से पास होगा तो ऐसा, बट ऐसा नहीं हो रहा था. द मूवमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल
which is the positively charged, is basically in the straight path, they are not diverting much. तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम वॉल्यूम में प्रेजेंट है। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन रखा समझ में आता है, न्यूट्रॉन कैसे वहां पे रख दिया? पता है ये शॉकिंग था जब उसने अल्फा पार्टिकल को, मतलब अल्फा पार्टिकल दे आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, हम एक थीन पेपर, मतलब गोल्ड का बहुत थीन फॉइल था वो, तुम इमेजिन करो तुम्हारा जो नोटबुक का पेपर है ना, उसका भी 1/10 साइज, उसकी 1/10 थिकनेस, अब इसके तरफ तुम अल्फा गन से अल्फा पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो, मतलब ये ऐसा है एक पेपर की तरफ तुम बुलेट फायर कर रहे हो, मैक्सिमम बुलेट तो क्रॉस कर गई और एक बुलेट पेपर से टकरा कर वापस आ गई, तो थोड़ा सा ओड लगेगा ना, बुलेट पेपर से टकरा कर वापस आ गई, और वो भी 300, 400, 500 मीटर पर सेकंड से थ्रो की गई बुलेट। क्लियर? वो तो बुलेट की स्पीड बता रहा हूँ, ये अल्फा पार्टिकल की स्पीड तो 10⁵ होती है, मतलब 1000 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज्यादा होती है। क्लियर? 1000 किलोमीटर पर सेकंड, पर आवर भी नहीं, मतलब जो प्रैक्टिकली हम देख नहीं सकते इतनी स्पीड होती है। तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जब 180 डिग्री पे आ गया, तो उसने ये देखा कि पूरा जो एटम है, डेफिनेटली इसका सारा का सारा मास पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, और ये अल्फा पार्टिकल उसी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक हो रहा होगा। तो अल्फा का जो मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, इस डेंसिटी से कहीं ज्यादा इफेक्ट, मतलब ये इसकी डेंसिटी कहीं ज्यादा इफेक्टिव रही होगी। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ज्यादा रही होगी कि वो अल्फा पार्टिकल मूव कर गया 180 डिग्री से। इसलिए उसने यहाँ से सजेस्ट किया, चलो एक काम करते हैं, डेंसिटी ज्यादा करना है, कितना ज्यादा कर सकते हैं, सारा का सारा मास रख दो उसमें, द होल मास इज प्लेस्ड एट वन प्लेस। तो ये थोड़ा सा जस्ट थॉट दिया था, और अगेन ये मैंने वन ऑफ द लॉजिक दिया कि उसने कुछ इस तरीके से वर्क किया स्टार्टिंग में, फिर और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए जिसके बेसिस पर ये प्रूफ किया गया, हाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियस which is situated at the center of any atom. अब बोलो, किसी को कुछ बोलना है तो। सर वो ऑयल फटी कैसे नहीं? सर न्यूट्रॉन के बारे में कैसे पता चल रहा? न्यूट्रॉन, अच्छा पहली चीज, हाँ मैं एक और इसमें बताता हूँ। यहाँ पर जब ये डिस्कवर हुआ था ना रदरफोर्ड्स मॉडल, ये बात थी रफली 1911 की, 1911 में मॉडल आया था, और जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, द इंटायर मास ऑफ द एटम इज प्लेस्ड एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे कहीं पे वर्ड न्यूट्रॉन यूज नहीं किया गया है। न्यूट्रॉन वर्ड बेसिकली, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1932 में, ये मॉडल आ गया था 1911 में। सो इस मॉडल तक तो हमें पता भी नहीं था न्यूट्रॉन है, तो उसने तो सिर्फ ये सजेस्ट किया था कि पूरा का पूरा मास सेंटर पे रख दो, न्यूक्लियस जिसे कहा गया। क्लियर? तो न्यूट्रॉन कैसे था ये नहीं पता था, बट सारा मास एक जगह रख दिया क्योंकि डेंसिटी को बढ़ाना था, मैक्सिमाइज करना था। चलो अभी क्लियर है इतना। अगेन देखो, इसमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, जाना चाहें तो डेफिनेटली वी कैन टेक 3-4 लेक्चर्स इन द सेम हेडिंग, बट पिछले 25 सालों से रदरफोर्ड पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ एक रेडियस का रिलेशन हमें ध्यान रखना होता है, अदरवाइज इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, मुझे नहीं ध्यान है आईआईटी में कोई भी क्वेश्चन आया। ये हिस्ट्री है। सर ये लिख लेगा? लिखो मत तभी, क्योंकि मैं शेयर लिख लिया हो तो अच्छी बात है, लिखना तो है तुम्हें, बट अभी मैं लेक्चर का टाइम खराब करने के बजाय ऐसे मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, तो तुम लिख लेना। The second point, electrons are distributed in the empty space of the atom around the nucleus in different concentric circular path called orbits. तो न्यूक्लियस, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन सर्कुलर पाथ पर, जिसे ऑर्बिट कहा गया। क्लियर? So electrons are moving around the nucleus in circular orbit. अगेन इसके पीछे भी काफी कुछ लॉजिक था, हमें अभी बहुत ज्यादा लॉजिक के बजाय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऐसा सा कुछ सजेस्ट किया गया है। थर्ड पॉइंट, न्यूट्रल था एटम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये तो हमें पहले से ही पता था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लास्ट मॉडल में भी आ गया था। अब आते हैं हम
4th point पर, the volume of the nucleus is negligibly small as compared to the volume of atom. Most space is empty. So 4th point का जो रीजनिंग है वो 5th पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है. जो स्पेस है काफी एम्प्टी है, इसलिए हमने बोल दिया जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एटम. और ये जो पार्टिकल थे ना 99% पार्टिकल तो इसको क्रॉस कर रहे हैं बिना डेविएशन के. क्लियर? There are very few alpha particles which are passing through which are deviating through their path because of nucleus, मतलब size of nucleus is very small. क्या इतना भी हमें समझ में आता है? Yes sir. Yes, sir. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम किसने सजेस्ट किया? रदरफोर्ड ने. अब क्वेश्चन आता है सर वो रेडियस कैसे निकाली न्यूक्लियस की? वो रदरफोर्ड ने नहीं निकाली, वो बाद में पता लगी, बट वो रदरफोर्ड मॉडल में ही पढ़ लिया जाता है क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी. आर नॉट a⁻⁴ वो एक्सरे एक्सपेरिमेंट से थ्रू निकाली गई थी. क्लियर? Yes sir. सर ये 5 पॉइंट लिखने क्या? ये 5 पॉइंट लिखने क्या? अथर तू कहाँ रहता है? मुझे तो समझ में नहीं आता. मैंने अभी 2 मिनट पहले ही तो बोला. तू क्या कर रहा था? क्या बोला बच्चों मैंने इसका? बताओ जल्दी. सर बाद में लिखना है. व्हाट्सएप पे डालने वाले हो करेंगे. शेयर कर रहा हूँ ना मैं. जब लिख लेना, लिखना है तुम्हें, जगह छोड़ना है, ग्रुप पे शेयर. स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? Yes sir. अब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पर. दिस वाज नॉट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म proposed by Maxwell. According to this theory, every accelerated charged particle must emit radiation in the form of EM waves and loses its total energy. Since energy of electron keep on decreasing, so radius of the circular orbit should also decreases and ultimately the electron should fall in the nucleus. काफी टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए हैं, मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, मैं सिंपल से लैंग्वेज में समझा देता हूँ. फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ. सो नाउ द क्वेश्चन इज इफ देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होना. सो इफ देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन then how this electron is fixed on its path? Why it is not collapsing to the nucleus due to attraction? जब अट्रैक्शन है तो मूव करते करते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे कोलाइड क्यों नहीं हो रहा है? Why it is moving in a fixed circular path? क्लियर? ना वो इस ऑर्बिट के बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है. सो इस पॉइंट को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया. डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, वो न्यूक्लियस पे नहीं जा रहा है, बट क्यों नहीं जा रहा है दैट इज नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड. क्लियर? क्योंकि देखा तो किसी ने भी नहीं है. एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बोल दिया, हमें भी बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मुझे भी बचपन में बोला गया, मैंने मान लिया. तो उसके पीछे कुछ लॉजिक दिए गए, उस लॉजिक के बेसिस पे वो माना गया है. क्लियर? Yes sir. सर इलेक्ट्रॉन्स कोई स्पेशल टाइप ऑफ शेल में रिवॉल्व करते हैं ना? क्या? इलेक्ट्रॉन्स कोई स्पेशल टाइप ऑफ सेल में रिवॉल्व करते थे ना? बोर मॉडल में पता है शायद. हाँ एक्चुअली कोई भी मॉडल, ये भी मॉडल सही नहीं है, बोर्स भी सही नहीं है. लास्ट मॉडल आएगा उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन शेल क्या, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत रैंडम होता है. मतलब ये न्यूक्लियस है ना, तो कुछ ऑर्बिट की जगह ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत रैंडम सा होता है. देखेंगे हम उसे बाद में. सर और का भी एग्जांपल दिया था. सन और अर्थ का एग्जांपल दिया था, मतलब क्यों कोलैब में. सन अर्थ जैसा भी इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थोड़ा सा रैंडम होता है. देखेंगे हम आगे भी क्या होता है. सेकंड पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो ये हम नेक्स्ट मॉडल में देखेंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये क्यों एक्सप्लेन नहीं हुआ. थर्ड, it says nothing about the electronic structure of atom, that is how electrons are distributed around the nucleus and what are their energies. इसका इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, बट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज देयर मोमेंटम, जो भी उसके एनालिसिस था, डिटेल्ड एनालिसिस था, वो हमें यहाँ से नहीं मिला था. तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे.
अगेन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, ये जब हम नेक्स्ट मॉडल देखेंगे ये ड्रॉबैक्स दूर होंगे, इसलिए एक बार बता दिया जाता है। Yes, sir. जयदीप का मैसेज, सर कैन यू शिफ्ट टू डिजिटल बोर्ड एज इट इज मोर क्लियर इवन इन केस ऑफ नेटवर्क इशू, डिजिटल बोर्ड इज प्रोवाइडेड बाय जूम स्क्रीन प्रेजेंटेशन 1। क्या मतलब है इसका, मैं नहीं समझा जयदीप क्या बोलना चाह रहे हो। सर जो डिजिटल इसमें बोर्ड स्क्रीन प्रेजेंट करके व्हाइट बोर्ड में होता है ना, उस पे शिफ्ट हो सकते हो क्या? जो आप कैमरा चालू करते हो ना, तो नेटवर्क इशू के बाद नेटवर्क इशू होता है तो वॉइस तो ब्रेक होती है, पर जो लिखा रहता है ना सर बहुत ब्लर हो जाता है कभी कभी। और मुझे बताओ, नेटवर्क इशू तुम्हारे एंड पे होता है तो ऐसा होता है, मेरे एंड पे होता है तो ऐसा होता है? सर मेरे से हुआ तो भी हो सकता है, आपके से भी हो सकता है। दोनों सर। सर डिजिटल वाले में क्या होता है ना, अगर नेटवर्क इशू भी रहा ना तो जो लिखा है वो क्लियर रहता है, वॉइस ब्रेक हो सकती है। ब्लर नहीं होता है सर। चलो मनीष सर जैसा यूज। ओके चलो ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तुम्हें। वैसे बेसिकली मतलब पर्सनली मेरे पास इवन पेन टैब भी है, मतलब मैं पेन टैब से भी लेक्चर ले सकता हूँ, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है यदि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हें प्रॉपर्ली दिख रहा हूँ जैसा तुम मुझे क्लास में देखते हो, तो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस ज्यादा रहती है। नो डाउट ऑफलाइन क्लासेस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी टाइप्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, बट स्टिल जितना उसको मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो करना, मतलब करने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो ये जो वे है, जैसे मैं तुम्हें दिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में रहता है, हाँ टीचर सामने है, मूवमेंट हो रहा है, तो थोड़ी सी क्लास की फीलिंग होती है, थोड़ा सा शायद सेंसिटिविटी लेवल ज्यादा होता है। अब रही बात नेटवर्क इशू की, मेरे घर पर मैंने 100 Mbps का कनेक्शन ले रखा है ओनली फॉर द क्लासेस स्पेशली, तो नो डाउट अब ये इंटरनेट है वो कभी भी डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ब्रॉडबैंड, बट 99% ऑफ द टाइम जहां तक मुझे फील होता है मेरे एंड पे नेटवर्क इशू नहीं होता। और यदि तुम्हारे एंड पे नेटवर्क इशू हुआ तो मैं स्क्रीन शेयर करूं चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें वॉइस तो ब्रेक होना ही है। और इसीलिए मैं वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड इसीलिए करते हैं, बच्चों के एंड पे नेटवर्क इशू तो थोड़ा सा मैनेज कर लें, वीडियो लेक्चर्स में तो वो पार्ट देख लें। तो अगेन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं आराम से बैठ के उस पर लिख रहा हूँ, मुझे तो और भी मेरी हाफ एनर्जी यूज होगी। मतलब मेरे दिन में रफली 4 लेक्चर होते हैं, 6 घंटे लेक्चर लेता हूँ, 5 से 6 घंटे, और खड़े खड़े मतलब उतना बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा है, मेरी डबल एनर्जी जाती है। बट अगेन मैं अपनी एनर्जी का वो नहीं देख रहा हूँ, मुझे अभी ये देखना है कि तुम तक कितना डिलीवर हो रहा है। तो यदि सब बोलते हैं, सबको लगता है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल है, आई डोंट माइंड, तो उसमें भी कोई इशू नहीं। नहीं सर बोर्ड पे ठीक है सर। बोर्ड पे ठीक है सर। कभी कभी होता है मेरे घर पे इंटरनेट का इशू है तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया। हाँ कुछ चीजें लिखने की होती हैं, अब लिखने की होती है तो क्या होगा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, फिर तुम लिख रहे हो, फिर बहुत सारे, एक तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी तो कहीं जो भी है बचपन से वैसी है, कुछ नहीं कर सकता उसका तो मुझे बताना ही पड़ता है कि क्या लिखा है, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो जहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट आता है, लिखने का पार्ट आता है, उसको मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ और फिर एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ। सर पेन टैब पे हैंडराइटिंग और खराब हो जाती है। हाँ उस पे पेन टैब पे तो हैंडराइटिंग और खराब होती है, इस पे तो मैं थोड़ा बड़ा लिख सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मतलब मुझे जैसे कुछ I have been मार्कर teaching का from एग्जांपल देते हो वो सब। I have been teaching from last April in online mode। जब मैंने डे 1 पे पढ़ाना चालू किया था, मेरे पास मतलब रिसोर्सेज भी नहीं थे, किसी को नहीं पता था घर पे बोर्ड लगेगा, क्लासरूम घर पे बनाना पड़ेगा, और मैं उस टाइम बाय चांस अपने होम टाउन में था, तो मैंने उनके 1 साल पहले बच्चों के लेक्चर नोट्स नहीं जो मैंने पढ़ाए थे स्क्रीन पे शेयर किए, उनको बस उस पे शेयरिंग स्क्रीन को मैं एक्सप्लेन करते गया, मतलब कुछ लिख भी नहीं सकता था, कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास लॉकडाउन में। 1 महीने ऐसे क्लास चली, फिर जब थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन हुआ, मैं नासिक आया, फिर मेरे घर पे बोर्ड लगाया, तो जैसे जैसे बच्चों के फीडबैक आते गए मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैंने एडजस्ट किया है। जहां तक मुझे फील होता है शायद ये जो मैं भी जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा जो भी जितने भी वेज है मेरे लिए बेस्ट वे, क्योंकि मेरे घर पे नेटवर्क इशू नहीं है इतना एज सच, और बोर्ड है, एक रूम है मेरे पास अवेलेबल फ्रीली, तो सब कुछ बेटर मुझे इसमें फील हो रहा है। हाँ नो डाउट हर टीचर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे, कोई तुम्हें वो स्क्रीन शेयर कर वो भी पढ़ा रहे होंगे उस पे पेन टैब वगैरह पे भी, वे इज आल्सो ओके, बट स्टिल
यदि सभी को लगता है कि नहीं मैं उस पर स्विच कर जाऊं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑल द रिसोर्सेज ना, क्योंकि हमें जब एक साथ कर ही रहे तो जैसा भी है। ब्लैक बोर्ड बट हाँ मेरे इनसे एक और सजेशन रहेगा तुम्हारे लिए, जिसके घर पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है प्रॉपर, इवन मैं बोलूंगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो, हमें नहीं पता कब तक ये चीज चलने वाली। 500-600 रुपीज पर मंथ और एक्स्ट्रा लगे, बट दैट इज द नीड ऑफ टाइम, उससे ज्यादा हम ट्रांसपोर्टेशन का दे देते हैं, क्लियर? तो टाइम की रिक्वायरमेंट है, वी कांट डू एनीथिंग, तो बेटर है कि यदि ले सकते हो तो ले लो ब्रॉडबैंड कनेक्शन। मतलब जिसको थोड़ा भी नेटवर्क इशू लग रहा है, जैसे मुझे जयदीप हो गया, कुछ बच्चे से जिनका आवाज हमेशा ही ब्रेक होके आता है। ओके काफी टाइम हमारा इसमें हो गया है। हाँ आर्यन का मैसेज, सर यू कैन मेक योर वीडियो रिजोल्यूशन इवन हायर इन जूम सेटिंग, इनेबल HD वीडियो इन जूम वीडियो सेटिंग। और ये सर उसको बहुत नेट लगता है, क्या उसको हमारे तरफ से बहुत नेट लगेगा। नहीं सर, जिसका नेटवर्क अच्छा है उसको ही HD में दिखेगा, बाकियों को सादा ही दिखेगा। ठीक है चलो मैं वो भी ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, तुम बोलते हो तो वो भी करके देख लेते हैं। ओके तो कुछ वो 2 पेजेस हैं जो मुझे ग्रुप पे शेयर करना है, तुम्हें लिखना है, उतने पेज उतना जगह तुम छोड़ देना। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट थ्योरी। ये भी टाइप का मॉडल है क्या? Planck's quantum theory we had done with 2 models of atom. Now before starting third model, Bohr's model, we need some basic information about the absorption desorption of energy, इसके हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? Yes sir. Yes sir. Not a model, it is theory based on energy absorption and desorption. Planck's quantum theory, dual nature of radiation, काफी यूजफुल थ्योरी है। तुम यदि मुझसे पूछोगे ना सर बेसिकली चैप्टर जो मेन पार्ट है वो कहां से चालू हो रहा है, अब तक तुमने बेस स्ट्रॉन्ग किया है समझने के लिए, आगे यहां से मेनली ये चैप्टर स्टार्ट होता है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स। मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा है वो टाइम वेस्ट है, वो डेफिनेटली यूजफुल है ये सारी चीजें समझने के लिए, क्लियर? एटॉमिक स्ट्रक्चर और वो आइसोटोप्स आइसोबार्स में सारे टर्म्स डेफिनेशन पता होने चाहिए, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते। Dual nature of radiation. Radiation, there is EM radiation, some moving in this form, wave nature, कल हमने देखा उसका nature, wavelength, frequency, time period, velocity, wave number, x, y, z, सब कुछ हमने कल देखा। Now, I am saying this radiation can also have another nature, another characteristics, dual characteristics, second characteristics, that is particle nature. उसको मैं पार्टिकल जैसा भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ। कब इंटरप्रेट कर सकते हैं पार्टिकल जैसा? जहां पर एनर्जी अब्जॉर्प्शन या डिसॉर्प्शन की बात आई। एक्सपेक्टेड ये था if we are supplying certain kind of radiations to this black body। अब क्वेश्चन आता है ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी इज अ हाइपोथेटिकल बॉडी which can absorb all the radiation which falls on it। जो भी रेडिएशन उस पे फॉल हो रही है वो सभी को अब्सॉर्ब कर लेगा। ये जो ब्लैक कलर होता है ना, ब्लैक कलर मींस नो कलर। अब पता है किसी का भी कलर क्यों दिखता है? तुम्हें इसका रेड कलर क्यों दिख रहा है? इसका रेड कलर इसलिए दिख रहा है जो लाइट इस पे आ रही है रिफ्लेक्ट होकर तुम तक जा रही है, उसके कारण जो रेड कलर का ये एब्जॉर्प्शन करेगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जो भी फिनोमिना है उसके कारण रेड कलर दिखेगा। पता है ब्लैक कलर इसलिए ब्लैक होता है क्योंकि वो किसी भी कलर को नहीं छोड़ता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रिफ्लेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं बचता है।
यदि रिफ्लेक्शन का ऑप्शन नहीं बचता है मतलब ब्लैक डार्क, ब्लैक मींस नथिंग इज देयर, नो रिफ्लेक्शन ऑफ एनी कलर। फिर में वॉयलेट से लेके रेड तक कोई भी कलर ब्लैक नहीं होता है। ब्लैक कलर का मतलब होता है कोई भी कलर नहीं, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर? तो द वर्ड ब्लैक होल मतलब उसकी तरफ कुछ गया तो कभी नहीं आएगा, नथिंग इज देयर, इंफिनिटी तक बस जाके चला जाएगा। तो ब्लैक वर्ड का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इफ एनीथिंग गोज टुवर्ड्स इट, it will never come back. Clear? Anything which falls on this, it can absorb all the wavelength, सभी को absorb कर सकता है। Clear? अब ये जो रेडिएशन है, these are the continuous form of energy. ये continuous form है, इसका मतलब ये ब्लैक बॉडी कितना भी एनर्जी absorb कर सकता है। Clear? 1 joule, 1.01 joule, 1.03 joule, 1.05 joule, any amount of energy can be absorbed by this body, black body. Yeah, but practically जब प्लैंक्स ने इसने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है वो कैलकुलेट किया तो ये फाइंड आउट किया इट इज एब्जॉर्बिंग जस्ट फॉर एग्जांपल 0.2 यूनिट ऑफ एनर्जी, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 and so on. There is nothing in between 0.2 and 0.4. 0.2 0.4 के बीच में कुछ भी नहीं। Yeah, we are not getting 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25. इसका मतलब ये जो वेव फॉर्म है एनर्जी का, इसके बेसिस पे तो हम अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। We cannot explain absorption of energy in the form of wave, which is a continuous form, and this absorption of energy is discontinuous in nature. Yeah, तो फिर ये एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब होगी इस बॉडी से? This energy will be absorbed in the form of small packets, quanta. एक क्वांटा, दूसरा पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, या तो ये बॉडी पूरा का पूरा एक पार्टिकल एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा। एक एब्जॉर्ब किया तो 0.2 एनर्जी, 2 एब्जॉर्ब किए तो 0.2 into 2 4, 3 एब्जॉर्ब किए तो 0.2 into 3 0.6। दिस बॉडी कैन नॉट ब्रेक द क्वांटा। ये जो पार्टिकल है जिसे हम क्वांटा या फोटोन भी कहते हैं, this is the smallest packet of energy. Energy is absorbed or emitted in the form of these small packets, and this is indivisible, not breakable. इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। या तो मैं तुम्हें पूरा एक मार्कर दूंगा या मैं तुम्हें 2 मार्कर दूंगा। Either I will not give any marker. I cannot give you 1.7 marker. That is meaningless. So energy absorption and desorption always takes place in whole number multiple of these small packets. Clear? And this small packet of energy is indivisible, not breakable. They are called quanta, quantum और photon. Quanta, quantum और photon, ये 3 नाम है। क्या बेसिक लॉजिक थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये सजेस्ट किया? यस सर, तो फिर एक क्वांटा में 0.2 म्यू ये रहेगा ना एनर्जी? दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। It can be 3.1 10 to the power minus 15 joule. I don't know कि हाँ अब क्वेश्चन आता है कि सर एक क्वांटा का हर रेडिएशन का क्वांटा का एनर्जी फिक्स होता है क्या? नो, डेफिनेटली नो। कॉस्मिक रेस का जो क्वांटा होगा उसका एनर्जी एक क्वांटा का बहुत ज्यादा होगा। मान लो विजिबल का है तो कॉस्मिक रेस का शायद 5 यूनिट 10 यूनिट इतना ज्यादा हो सकता है। मतलब कौन सा रेडिएशन है उसका सबके अपने अलग अलग क्वांटा, सबके अपने अलग अलग एनर्जी। इज दैट ओके? यस सर। कॉस्मिक रेज होती है, क्या बोल रहे हो? कॉस्मिक रेज क्या होती है? ईएम रेडिएशन पढ़ा था कल? यस सर। बताया था कॉस्मिक रेज कुछ उसमें? यस सर। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक याद आया? पेज पलट के देखो जल्दी से। वायलेट, वायलेट यूनिट है सर। क्या? क्वांटा एक यूनिट है ना? क्वांटा एक यूनिट एनर्जी का एक पार्टिकल है। यूनिट मतलब वो यूनिट नहीं है। देखो यूनिट 2 तरीके से होते हैं। सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, क्लियर? और अब मैं ये बोल रहा हूँ एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 1 यूनिट, 2 यूनिट, मतलब वो यूनिट मतलब नंबर। तो यूनिट ऑफ एनर्जी, छोटा पैकेट, छोटा बंडल,
right? Yes, sir. Yes, sir. सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ग्रेविटी का इफेक्ट हो सकता है क्या? No. Now you need to copy this thing. एकदम form के बाद off आएगा। पढ़ के बता दूं क्या पहले मैं एक बार? Yes, sir. Energy is always absorbed or emitted in the form of small packets or bundles in discontinuous form. Packets और bundles हाँ बोल दिया ना, discontinuous आ गया. Clear? एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, we can't have 3.5 पैकेट. So discontinuous मतलब 0.2 के बाद सीधा 0.4, 0.4 के बाद 0.6. There is nothing in between. ये जो नंबर ऑफ फ्लोर्स है ना, ये डिसकंटिन्यूअस नेचर के. या तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, either I am on first floor, I am on second floor, third floor. I cannot stay somewhere in between second and third floor. बीच में हवा में नहीं रह सकता हूँ. Clear? So basically discontinuous मतलब एक के बाद सीधा दूसरा. There is nothing in between this two. Not continuous. So in small packets को quantum या photon कहा गया. The smallest packet of energy is not breakable, is indivisible, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता. एनर्जी ऑफ अ क्वांटम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. हर रेडिएशन के क्वांटा का एनर्जी सेम होगा. दिस इज नॉट कंपलसरी. हर एक क्वांटा का वायलेट का अपना एक क्वांटा, उसका एनर्जी अलग. इंडिगो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, सबके एनर्जी अलग अलग हो जाएंगे. अब क्वेश्चन आता है एनर्जी किसका कितना होगा. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट h which is called Planck's कांस्टेंट. क्या हम फ्रीक्वेंसी को c by lambda लिख सकते हैं? h nu can be written as c by lambda. देखा था क्या कल हमने ये? Yes, sir. सर आदित्य, नई वॉइस आई तुम्हारी प्रॉपर. मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है और इमिट हो जाते हैं ना. किसी और को सुनाई दिया हो आदित्य की आवाज तो मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं. नहीं सर. नहीं सर.
सर मैं पूछूं क्या? यस सर क्वांटा सिंगुलर और क्वांटम प्लूरल है क्या? क्वांटम क्वांटम प्लूरल है क्या और क्वांटा सिंगुलर है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्वांट एनर्जी ये बोल सकते हैं, रेट क्वांटा रेट क्वांटम दोनों सेम ही है। ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं पता नहीं, इतना तो सर इंग्लिश में भी नहीं है। Excuse me, sir. सर Yes. सर जो कन्वेंशन रहते हैं उनके लिए भी प्रूफ लगता है क्या, वो ऐसे ही ले लेते? जो कन्वेंशन थ्योरी रहते हैं वो उनके लिए प्रूफ लगता है क्या, वो कुछ भी देखो एजम्पशन कर? दो चीजें। If I am deriving something mathematically, I am suggesting some relation mathematically, then I need to prove it. Yeah. Now the second question is, this is also mathematical relation. Do I need proof for this? This is proof. Basically, this is proven by Planck's using experiment. See, whatever we are observing, whatever we are able to see, that is always true. वो कभी गलत नहीं होता है। अब मेरे सामने एक ब्लैक मार्कर है, तो है मैं इसको कोई गलत प्रूव नहीं कर सकता। हाँ, अब तुम्हारा क्वेश्चन है, सर आपके सामने ब्लैक मार्कर कैसे आया, क्या आप प्रूव कर सकते हो? मे बी पॉसिबल कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, मैं प्रूव नहीं करूँ, बट मेरे सामने ब्लैक मार्कर है, ये ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। ठीक। सिमिलरली ये इसका जो प्रूफ आया ना, वो ऐसे आया, क्या किया प्लैंक्स ने, इस पे जो फ्रीक्वेंसी फॉल हो रही थी उसको डबल करा, उसने देखा कि एक पैकेट का एनर्जी कितना हो रहा है, ट्रिपल किया, फिर देखा so if it's doubling the frequency of falling photon, energy becomes double. If it's tripling the frequency of falling photon, energy becomes triple. So ये कुछ experimental based है। So proof not necessary कि mathematically ही देना होता है, proof हम experiment के basis पे भी दे सकते हैं, law experiment के basis पे भी दिया जा सकता है। Clear? और सबसे पहला relation तो basic relation तो experiment पे basis पे आएगा ही। अब जैसे मैं बोलता हूँ न्यूटन्स लॉ, क्या इसका कोई प्रूफ है क्या हमारे पास? No, sir. Based on experiment, observation. ऑब्जर्व किया गया, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया 1 केजी मास पर, तो 10 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? सर यस सर। सर अगर कन्वेंशन में अगर हमने सर्कल लिया है, उसका 360 एंगल लेते हैं, अगर फ्यूचर में किसने अगर प्रेडिक्ट कर दिया कि जो सर्कल का डिग्री है वो 300 से ज्यादा है, तो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। सर क्या होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तुम इसको ऐसा होगा, वो 360 तुम इसको ये देखो, ये एक सर्कल है, इसको मैंने 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको 360 पार्ट में, तो वो मतलब गलत कैसे प्रूव होगा? आई एम सेइंग दिस सर्कल इज डिवाइडेड इन 2 हाफ, क्लियर? ये 180 टोटल 360, तो मैं तो डिफाइन उस वे में कर रहा हूँ। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत प्रूफ नहीं हो सकती, उसको अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कितने एक्सेस होते हैं? एक मिनट मुझे बताओ, कितने एक्सेस होते हैं? 2 एक्सिस, x और y, 3 एक्स वाई जेड पे XYZ एक्सेस बताए ना, दिस फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के 3 एक्सिस हैं। ऐसे हम नेचर में इनफाइनाइट सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं, कितने भी एक्सिस ले सकते हैं, तुम 5 एक्सिस ले लो, 4 ले लो, तुमने सुना भी होगा 3D से 4D, 4D से 5D, 5 डायमेंशन जा सकते हैं, नॉट नेसेसरली। तो डायमेंशन हम कितने भी हमारे अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइन करने का वे डिफरेंट हो सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी है कि उनको डिफाइन उस वे में किया गया है। तुम ये मत सोचो कि एक एंगल 1 डिग्री है, एक सर्कल का 360 होगा, अरे उसको उस सर्कल को एंगल 360 डिफाइन कर दिया कि चलो इसका पूरा एंगल 360, ना कि एंगल से डिफाइन किया गया। तो कुछ चीजें जिस तरीके से डिफाइन की गई, बहुत जब तुम आगे बढ़ोगे समझ में आएगा। हाँ, एक आदित्य का क्वेश्चन था, सर एब्जॉर्ब तो समझ में आया, एमिट कैसे लिख दिया? ये एब्जॉर्प्शन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर उसने एमिशन पे भी किया, और ये ब्लैक बॉडी पे स्टार्टिंग में किया, फिर नॉर्मल बॉडी के लिए भी इम्प्लीमेंट किया। नॉर्मल बॉडी पे हम ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से नहीं ले सकते हैं, otherwise this theory is valid for all normal body, black body, absorption, emission, for everything. सर ये क्वांटा इंग्लिश वर्ड है कि ग्रीक या लैटिन?
नहीं है, नो आइडिया। क्वांटा मतलब मुझे सर वो कांस्टेंट का वैल्यू क्वांटा क्या है? क्वांटा मतलब बेसिकली होता है डिस्क्रीट। अब वो क्वांटा इंग्लिश का है कि ग्रीक है कि जर्मन है, नहीं काम पड़ा कल। सर वो एच क्या है? कांस्टेंट ऑफ फ्लेम्स। सर सुन रहा हूँ। सर आपने जैसे कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे रेडिएशन आती है तब जाके उसका कलर दिखता है, मतलब जो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ एमिट हो जाती है तो वो कलर दिखता है। सर तो उसका ओरिजिनल कलर क्या रहता है? देयर इज नथिंग लाइक ओरिजिनल कलर। ओरिजिनल कलर जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। तुम यदि विजिबल रेंज हटा दोगे ना अपने नेचर में से तो तुम्हें किसी का भी कुछ कलर नहीं दिखेगा। मतलब यदि मैं एक डार्क रूम, इस रूम में पूरा अंधेरा कर दूं तो दिखेगा क्या? तो मुझे इसका रेड कलर दिखेगा क्या? तुम रेड दिख सकता है क्या तुम्हें? इसके ब्लैक ही दिखेगा ना तुम्हें ब्लैक। यस सर। सर तो तो मतलब देयर इज नथिंग लाइक ओरिजिनल कलर। ये डिपेंड करता है वो पार्टिकल किसको अब्सॉर्ब कर रहा है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। सर मतलब कोई कलर नहीं है तो ब्लैक कलर होगा। ब्लैक मींस नो कलर। कोई कलर नहीं मतलब ब्लैक कलर है, मतलब ब्लैक भी नो ही है। सर वो जूल पर सेकंड है क्या? जूल इनटू सेकंड डैश किया था और नहीं। सर आपने कहा कि जो क्वांटा होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। हाँ तो फिर मतलब किस तरीके से, इवन में होता है, ऑड में होता है, कैसे होता है? एक मिनट। होप ये पॉइंट को अभी कर लिया होंगे सभी ने। यस सर। यस सर। सर वो ई टोटल है क्या? यस सर आप एक बार फॉर्मूला E total इक्वल टू n इंटू एच न्यू। एक क्वांटा का एनर्जी एच न्यू, तो दो क्वांटा एब्सॉर्ब करेंगे तो कितना एनर्जी? 2 इंटू एच न्यू। 10 क्वांटा 10 इंटू एच न्यू। 50 क्वांटा 50 इंटू एच न्यू। So number of quanta into energy of one quanta is the total energy absorbed or emitted. This nu can be written as C by lambda. N is always whole number. Number of quanta cannot be fractional. किसी ने पूछा था बीच में सर वो डिसकंटिन्यूअस होगा, उसका क्या मतलब है? क्वांटा डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। क्वांटा तो एक या तुम ऐसा बोलो नंबर ऑफ मार्कर इज डिसकंटिन्यूअस। मेरे पास कुछ मार्कर्स हैं 1 अल्टरनेट 2 3 4। I cannot have fractional number of marker, हमेशा whole number होंगे। I cannot have fractional number of quanta, they are always whole number। तो यदि तुम्हारा क्वेश्चन था इसके वैल्यू क्या होंगे तो 1 2 3 4 1 से लेके प्लस इंफिनिटी। ठीक सर उनकी एनर्जी अल्टरनेट रहेगी ना? व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेट? ये एनर्जी है 0.1 यूनिट, तो 0.1 इसको 1 ले लो, 2 ले लो, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। इसका एनर्जी 0.05, तो ये हो गया 0.05 0.10 0.15 0.20। मतलब वो डिपेंड करेगा एचयू कितना है।
अल्टरनेट किसके अल्टरनेट, मतलब वो एनर्जी सर। सर क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वांटास बता रहेंगे ना? देखते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं। The word quantized means it is whole number multiple of something. याद है चार्ज क्वांटाइज था, n into e. Like charge on any particle is n into e, where n is number of protons or electrons. So the word quantization means whole number multiple of something. सर E स्टैंड फॉर क्वांटा ना? Sorry, E स्टैंड फॉर क्वांटा ना? n number of quanta, h Planck's constant, nu frequency, e total energy. कुछ और बेसिक से फॉर्मूले हैं वो भी मैं बता देता हूं। अच्छा, इसी फॉर्मूले में E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, एनर्जी इन जूल, h 6.626 और c का वैल्यू होता है 3, so 6.626 into 3, इसका यदि तुम वैल्यू देखोगे तो ये होता है 19.88 10 to the power minus 26 on wavelength in meter. If you are taking h and c in SI unit तो ये वैल्यू आएगा, एनर्जी जूल्स में, वेवलेंथ मीटर में लेना होगा। क्लियर? अब हमारे पास एक और यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी। देखते हैं ये भी क्या होगा। इफ यू टेक h into c, h कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट, क्लियर? सो इसका एनर्जी होगा 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। काफी यूजफुल फॉर्मूला है ये भी। हमने h और c जो कांस्टेंट थे उसका वैल्यू ऐसा यूनिट में रखा, तो ये ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट। इफ यू टेक h into c 12400 wavelength in angstrom, then you will get energy in electron volt. अब क्वेश्चन आता है सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10 to the power minus 19 जूल। क्लियर? सर एक बार रिपीट करो आप। किसको रिपीट करूं? सर E डॉट V वाले अभी बोर्ड पे जो लिखा है दे आर द वैल्यूज दैट यू नीड टू लर्न। hc का वैल्यू SI यूनिट में 19.88 10 to the power minus 26, hc का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट फॉर्मूला में 12400। उसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सबसे पहले लाइन में उसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? C का वैल्यू है। c का वैल्यू क्या होता है? 3 into 10 to the power 8, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? भागने की जल्दी मत करना। आई हैव टू एक्सटेंड लेक्चर फॉर 5 मिनट्स रफली, क्योंकि हमने थ्योरी तो देखी, क्वेश्चन एक भी नहीं किया है इस पे। मुझे 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं। सर इस पे सवाल आते हैं क्या? सवाल तो किसी पे भी आ। पावर का फॉर्मूला बताइए ना सर एक बार। टोटल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फॉर्मूला तुमने पढ़ा है 9th-10th में। एनर्जी पर यूनिट पढ़ा है। यस सर। एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला ये लिखा ऊपर हमने, NH और NHc बाय लैम्डा, टाइम एज इट इज। सो पावर इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम जूल पर सेकंड ऑफ व्हाट?
हमारे हाउस होल्ड में जो हम पावर यूज करते हैं लाइक बल्ब, ट्यूबलाइट, उन पे पावर लिखा होता है 40 वॉट, 30 वॉट, 100 वॉट, 5 वॉट, वो यही होता है कितना एनर्जी वो पर यूनिट टाइम एमिट कर रहा है। क्लियर? यस सर। सर लुमेन क्या Yes, होता sir. है फिर? क्या सर और एक यूनिट लिखा होता है लुमेन, लुमेन। ल्यूमिनोसिटी वो इंटेंसिटी का होता है, वो भी आएगा तुम्हें फिजिक्स में आएगा वो डिटेल में। वो कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम रिलीज हो रहे हैं, वो थोड़ा एनर्जी से हटके होता है। पहला क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन लिखना है, देन सॉल्व करना है। सर मोनोक्रोमेटिक मींस? मैं इसीलिए मैंने बोला था कि पहले क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो, फिर दूसरे पे आओ। पहला सॉल्व हो गया तो मैं बताऊंगा मोनोक्रोमेटिक मींस क्या है। हो गया क्या सॉल्व? बताओ। यस सर। यस सर। 19.8 into 10 raised to minus 44 by 350. दो आंसर रिपोर्ट करने हैं तुम्हें। नंबर ऑफ क्वांटा निकाल लिए? The word monochromatic means same wavelength, constant wavelength. Mono means one, chromatic means wavelength, जो सिर्फ वन वेवलेंथ एमिट कर रहा है। जनरली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं कि एक लाइट सोर्स एक ही वेवलेंथ एमिट करे, बट ये अजम्पशन लिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के सर लिए। सर मोनोक्रोमेटिक हमेशा व्हाइट लाइट ही होगा या फिर कोई भी लाइट हो सकता है? ऐसा कहाँ लिखा व्हाइट लाइट? सर आर्मस्ट्रांग मतलब 10 to the power minus 10 मीटर। That I don't know. That you need to see your lecture notes और even अब तक वो याद हो जाने चाहिए। यूनिट कन्वर्जन लेक्चर नोट्स पढ़े होंगे कल लेक्चर के बाद तो पक्का याद होगा। 6.9 into 10 raised to minus 45. I don't remember the answer. I have to solve on board. देखना, क्रॉस चेक करना। मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूं, उनमें से कोई प्रेजेंट हो तो नाम बताना ना। आयुष काले,
भूमिका सोनावने, ये इनकी एब्सेंट लगी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो हैंड रेज कर देना। आयुष, मृत्युंजय, हैंड रेज कर दो मुझे दिख जाएगा। आयुष काले, भूमिका सोनावने, मृत्युंजय, नचिकेत, प्रणव, शिंदे, संस्कार, तन्वी पवार। ठीक है, सिर्फ आयुष प्रेजेंट है इसमें से। सॉल्व करूं उसे बोर्ड पर। भूमिका is accepted to new JB, okay. Energy of a quanta hc by lambda, one quanta का एनर्जी। hc ऐसा यूनिट, वेवलेंथ ऊपर ऐसा यूनिट, नीचे एंगस्ट्रॉम, वी हैव टू टेक सिमिलर यूनिट। 350 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम is 10 to the power 10 minus raised to 10. Yeah, 10 to the power of 10. sorry, थ्री 350 को 3.5 किया, 10 to the power minus 10 हो गया, minus 8 हो गया, सॉरी हाँ minus 8 हो गया, minus 8 ऊपर जाएगा तो plus 8, so 19.88 upon 10 raised to minus 18. 5.6 into 10 to the power of minus 11. 11. 11 18. 18 ना 11 क्यों? 18 सर इतना कैलकुलेशन हमें एग्जाम के वक्त करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ सकता है इतना कैलकुलेशन। इवन मैंने कैलकुलेटर यूज किया, तुम्हें घर पे प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं करना है। मैंने शायद तुम्हें बताया भी था, जब मैं जेई प्रिपरेशन करता था 12th तक, मेरा कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग था, फास्ट था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी, कैलकुलेटर कभी यूज ही नहीं किया था। आईआईटी में हर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो इतना कैलकुलेशन भी मतलब दिमाग काम नहीं करता है, ऐसा लगता है कैलकुलेटर चला, क्योंकि फिर आईआईटी से वो हैबिट हो गई कैलकुलेटर यूज करने। तुम बिल्कुल भी घर पे कैलकुलेटर यूज मत करना, कैलकुलेशन खुद से ही करना। आईआईटी के एग्जाम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारा लेंथी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है, तो यदि हो गया तो पता चला सब कुछ आते हुए हमने पेपर खत्म कर लिया वहां। तो एक एडवांटेज देता है हमारे साथ, यदि हमारा कैलकुलेशन फास्ट होता है। देखो E total NHC by lambda, second part, number of quanta in 1 kilojule. So number of quanta निकालना है, टोटल एनर्जी दे रखा है 1000 जूल, किलोजूल को जूल्स में कन्वर्ट किया, hc by lambda का वैल्यू ये पुट कर दिया जो ऑलरेडी कैलकुलेट किया। इसको ऊपर ले होगे +18, 2 डिजिट यहाँ पे +20 हो गए 10 by this, so 1.9 something 10 to the power 20. Is that okay? Yes sir. सर वो ई टोटल कहाँ से निकाला? Find the number of quanta in 1 kilojoule, वो तो दिया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट नहीं किया है। 1 किलोजूल में कितने क्वांटा होंगे, तो टोटल एनर्जी इज गिवन एंड दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सर हमने फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं लिया? बोलो कौन फिर से? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला था ना 1 to 420 by lambda. You can also do according to that. Again, it depends on the option. Options are given in electron volt unit. You have to solve in electron volt. मैंने तो वैसे why I have solved in this unit, मुझे जूल्स ये जूल मैच कर रहा था तो बेटर लगा कि जूल में कर लें ताकि नेक्स्ट कैलकुलेशन इजी हो। बट ऑप्शन पर डिपेंड करेगा सब कुछ, राइट?
पावर सॉल्विंग एक बार बताओ ना। नहीं आवाज आई, जिसका भी कोई पूछ रहा था चैट बॉक्स में लिखो। पावर का फॉर्मूला जाना है। सॉरी, चलो, power NHC by lambda upon time, energy by time. You have to find out number of quanta emitted by it per second, मतलब number of quanta emitted per second, n by t कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो ये क्लिक होना चाहिए। वेरिएबल सेपरेट कर लो, लैम्डा का मल्टीप्लाई एचसी को डिवाइड कर दिया। तो अभी तक मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं किया, नाउ आई हैव टू स्टार्ट कैलकुलेशन। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो अब मेरे लिए सबसे इजी वे होगा कैलकुलेशन करने का। h पावर SI यूनिट 40 वाट, वेवलेंथ 30 नैनोमीटर, SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट किया, 10 to the power minus 9 का मल्टीप्लाई करके, h into c 19.88, 10 to the power minus 26। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। जयदीप का मैसेज है पावर सॉल्विंग में कंफ्यूजन होता है। पावर सॉल्विंग में कंफ्यूजन कब हटेगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये तो मैंने एग्जैक्टली पूरा ऊपर ले गया नीचे ले गया, सब कुछ अच्छे से कैलकुलेशन डिटेल में बताया है। तो जितना तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, आज से 2 महीने बाद, मतलब मुझे पता है तुम में से एक भी बच्चा नहीं बोलेगा कि सॉल्व नहीं हो रहा है, वो बोलेगा तो थप्पड़ खा लेगा। हाँ ऐसा है, मतलब ये चीजें बहुत इजी हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस करने पे आते चले जाएंगे। नीचे -18 ऊपर +18, 2 डिजिट मिला दिए, 20 कर दिया, इसको 10 बाय दिस कर। क्लियर? यस सर। यस सर। देखो 4 3 12 आ रहा है, 19.88 है, तो 12 की जगह मैं क्या करूंगा, इसे 120 ले लूंगा। सो 40 into 3 120 बाय दिस, और 0 को इसके साथ ले जाएंगे ताकि 120 बाय 19 which is roughly 20, तो 6 के क्लोज आ जाए। तो अब सिंगल डिजिट में आ जाए, उसका कैलकुलेशन बेस्ट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते। चलो क्लियर है अभी यहाँ पर? सर कैलकुलेशन करने के लिए 1200 होगा ना? -10 -8 + 26 18, 6 into 10 to the power 18 approximately। 17 18 17 सर। और 18 हुआ तो 1 0 ये भी लिया है ना मैंने इसके साथ। नहीं सर, उसको मल्टीप्लाई का है। सही किया है मैंने, तुम क्रॉस चेक कर लेना, मेरा आंसर सही है। सर एक्चुअल डिवीजन किया तो 60 पॉइंट समथिंग आता है into 10। हाँ, यदि इसको मैं अप्रोक्सीमेशन में लिया है, 19.88 को 20 ले लिया है, तो वो पता है एग्जाम में भी हो सकता है तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू दी हो। यहाँ पे 6 की जगह 6.05 दिया, और उतना अप्रोक्सीमेशन लेकर हम आसपास भी आंसर पे चले गए ना, तो इट इज ओके। सर मैंने चैट बॉक्स में आंसर डाला है उसको। सॉरी यस सर 17। हाँ सर 17 यस सर 120 हो जाएगा, 1.2 में 9 का 11 हो जाएगा, 26 - 11 18 होता है। नहीं सर 18 आ रहा है बराबर। हाँ सर 18 आ रहा है। 18 ही है सर। 18 आ रहा है सर। तुम मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, 18 तो आ रहा है। ये 40 into 3 18 बराबर 19.8, एक 0 बचा, -8 हो गया, this 0 and -9, -8 + 26 आप हो रहा है, 26 + 9 -9 और +1 0 ये वाला। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? वो 120 नहीं है, तुम 30 40 ले तो 1200 है फिर। सर वो एक्चुअल कैलकुलेशन किया तो आंसर 60 पॉइंट समथिंग into 10⁻17 आता। ठीक है, यस मेरा भी सर। वही है, 60 into 10 to the power 18 60.03 This is the final answer, approximated answer 6 point something आएगा, that can be ignored, इतना चलेगा। चलो ठीक है, अभी होमवर्क इसका देना बाकी है, मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ।
मुझे बताओ, इसका होमवर्क मैंने अब तक दिया ही नहीं है ना कभी भी? नो सर। नहीं सर। नो सर। पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड किया गया है क्या तुम्हें? नो सर। नो सर। सर मॉड्यूल से ही क्या? इसका एक्सरसाइज मैं पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर देता हूँ, तुम रेजो सर से भी एक्सेस कर सकते हो। और एक और अच्छी बात ये है, तुम सेंटर पे जाके बुकलेट कलेक्ट कर सकते हो। अभी ओपनली नहीं कहा जा रहा है, गवर्नमेंट परमिशन नहीं है, बट सेंटर इज ओपन बिटवीन 11 to 3। कुलकर्णी गार्डन सेंटर पर जाकर तुम कोई बिना किसी को फोन किए 11 से 3 के बीच में बुकलेट कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? डेली है सर, बहुत सारे बुकलेट्स। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है